खबरें एक्सप्रेस के दोस्तों, आदाब। मैं प्रोफेसर सईद खान। आज हम मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई ऑफिस में और हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के न्यूली अपॉइंटेड वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्य अध्यक्ष जनाब नरेंद्र राणे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जब से पार्टी शुरू हुई है 99 से, तब से शरद पवार साहब जुड़े हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ मुंबई के, बॉम्बे के जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आप सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट मुंबई के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो आज इनको यहाँ हम मिलने आए हैं कार्य अध्यक्ष के तौर पे। कुछ बातें इनसे करते हैं। नरेंद्र भाई, आगामी जो बीएमसी चुनाव है उसमें आपके सामने क्या चैलेंजेस है और आपकी क्या तैयारी है? आप सभी को पता है कि कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आज आप देखिए नवाब मलिक साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से पर्सनल एजेंडा उन्होंने करके उनको झूठे केस में फंसाकर उनको तकलीफ देने का काम किया है। आदरणीय पवार साहब, अजीत दादा, जयंत पाटिल साहब, ये लोगों ने फिर निर्णय लिया। आज भी नवाब भाई जो है हमारे अध्यक्ष ही है और उनका काम जो है वो आगे लेने के लिए आज राखीताई जाधव और मैं मुंबई में कार्याध्यक्ष करके पवार साहब ने अपॉइंट किया गया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में महानगर पालिका को नज़र रखते हुए हम लोग जो है वो संगठन मजबूत करने के लिए पूरे पहले दिन से हम लोग राखी जाधव और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुंबई के जो 236 वार्ड है वो वार्ड तक हम लोग जाके वहाँ के वार्ड के अंदर बूथ कमेटी तक पहुँचने का काम हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं, ताकि कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उसके लिए सैन्य होना ज़रूरी हो और आपका सैन्य अगर सही मायने में बराबर नहीं होता है तो लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग पहले संगठन मजबूत करेंगे और आने वाले समय में 236 जो वार्ड है उसके अंदर लड़ने के लिए काबिल हो जाएंगे। अच्छी तरह याद है कि जब राखी जाधव मैडम, जो कि गट नेता भी है बीएमसी में म्युनिसिपल काउंसिलर के अलावा, और आपको जब डिक्लेयर किया गया था तो आपने यही बात कही थी कि नवाब मलिक साहब जो काम कर रहे थे उसी काम को आपको आगे बढ़ाना है और उनके आने के बाद में उन्हीं के नेतृत्व में काम आगे चलेगा इंशाल्लाह। निश्चित तौर पे आज भी नवाब भाई हमारे अध्यक्ष है, उनका मार्गदर्शन हमें पहले से मिला है। आज भी वो मंत्री है और आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो गलत तरीके से राजनीति करके उनको पता है कि अगर नवाब भाई अगर बाहर रहेंगे तो महानगर पालिका चुनाव जो उनके लिए कठिन हो सकता है। इसके लिए उन्होंने झूठे आरोप लगाकर उनको महानगर पालिका तक कैसा उनको रोक सकते हैं, उसके लिए ये तरीके से उनको फंसाने का काम बीजेपी ने किया है। ठीक है, वो उनके तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग पूरा सैन्य जो है राष्ट्रवादी का हर एक कार्यकर्ता, उनके फैमिली और उनके पीछे हम लोग खड़े ही है। आज भी हमने कल ठहराव किया मुंबई कार्यकारिणी में, जो भी नवाब भाई के ऊपर जो प्रसंग आया हुआ उसके अंदर हम लोग उनके फैमिली के साथ निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई उनके पीछे खड़ा रहने का काम आने वाले समय में करने वाले हैं। आगामी चुनाव में शिवसेना के अलावा और किन पार्टियों से गठजोड़ की बातें चल रही है? आप देख रहे हैं कि आज राज्य शासन में कांग्रेस, शिवसेना और हम लोग जो है वो गठबंधन में है। हमारे नेता लोग का तो यही राय है कि अगर तीनों मिलके अगर लड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि जातिवादी शक्ति को रोकने के लिए मुंबई में आज बहुत आज के तारीख में बहुत ज़रूरत है। आप देख रही है कि बीजेपी की बी टीम, सी टीम उन्होंने कैसे पैदा की है और उनको खड़ा करके उनको ताकत देने का काम बीजेपी कर रही है। तो आने वाले समय में माइनॉरिटी जहाँ पर हो, दलित समाज हो, इनको सबको साथ में लेके आज सब समाज को पता चल गया है कि राजनीति क्या है। राज ठाकरे जी का भाषण आपने सुना। जो राज ठाकरे 1-2 साल पहले तक जो बातें कर रहे थे मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कल पूरे भाषण में उन्होंने जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता चल गया कि लोगों को बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, इसका पता आज लोग सब समझते हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पे लोगों ने उनको उनकी जगह दिखाने का काम करने वाले हैं। तो यानी आपका कहना ये है कि एमआईएम और आपकी तरह अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी बीजेपी की बी टीम हो गई है? हाँ, उनको पता है कि सेक्युलर पार्टी हम लोग आज कर रहे पुरोगामी विचार को लेके, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, शाहू फुले आम्बेडकर जी के विचार लेके हम लोग काम लेके आगे लेके जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको बीजेपी को मालूम है कि जो काम के तौर पे अगर वोट मांगने जाएंगे तो उनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे उनके 2014 से आज तक सेंट्रल और स्टेट में जब भी वो सेना के साथ में भी सत्ता में थे,
कोई काम उन्होंने किया नहीं, तो काम के आधार पे वो लोग वोट मांग नहीं सकते। इसके लिए नहीं, इस तरीके के जातीयवादी शक्ति को ताकत देने का काम करके जाति जाति में धर्म धर्म के अंदर फूट पाड़ने का काम आज बीजेपी कर रही है, और महानगर पालिका को सामने नज़र रखते उनका ये काम चल रहा है। इस वक्त पूरे देश में आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी ने जो नफ़रत का माहौल बनाया हुआ है, हालांकि आप लोगों की तरफ से ख़ासतौर पे आपके जो सुप्रीमो हैं पवार साहब, पवार साहब ने बहुत खुले अल्फाज में कश्मीर फाइल्स की निंदा की। अभी आपने जिन राज ठाकरे के जिस बयान का जिक्र किया, उसमें भी पवार साहब ने जो है राज ठाकरे को खूब आड़े हाथ लिया है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है इसको रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? क्योंकि बहुत ज़्यादा जहर उगला जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी हलाल गोश्त के नाम पे। अभी आप ये देखिए कि कर्नाटक में जो है एक के बाद एक प्रसंग आ ही रहा है। अभी वो लाउड स्पीकर पे आ गए वो लोग। ये सब चीज़ें अभी क्यों आ रही है, ये सबको पता है। ये सब चीज़ें अभी क्यों आ रही है, इलेक्शन आया तो ही ये चीज़ें आगे आती है। और मैं बोलता हूँ कि इन्होंने 5 साल सत्ता में थे तो 5 साल सत्ता में काम किया रहेगा, वो काम को आगे लेके उनको वोट मांगना चाहिए। उनको पता है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो वोट मांगने जाएंगे कैसे? लेकिन इसका नुकसान जो होगा ना, सिर्फ इलेक्शन के, ऐसा नहीं है कि कल को अभी जैसे यूपी में इलेक्शन जीत जाने के बाद आप देखिए उन्होंने फिर से जो है ना अपनी जो है मनमानी करना शुरू कर दी। कर्नाटक में भी जो है इस वक्त वो लोग फुल मेजॉरिटी में नहीं है, ये इसलिए चाह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी आ जाए। अगर उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र भाई, तो ये काफ़ी चिंताजनक है कि आगे ये लोग अपने इस प्रोग्राम पे अमल करते रहेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली ब्रेक लगाने के लिए क्या आप लोग कभी कुछ बात की है इस बड़े साहब से, सुप्रिया ताई से, अजीत दादा से, छगन भुजबल जी से? नहीं, हमारे सीनियर जो है पवार साहब हमेशा हमको कहते हैं कि हम लोग को बाबा साहेब आम्बेडकर, फूले आम्बेडकर जी के विचार को लेकर राजनीति करनी है। 80% जो है समाजकरण करो और 20% ही राजनीति करो। तो आप देख रहे पश्चिम बंगाल की परिस्थिति क्या है, वो वहाँ पर उनको रोकने का काम आदरणीय ममता बनर्जी ने किया है। ऐसा नहीं है कि इनको रोक नहीं सकते। आने वाले समय में सभी को साथ में लेके, सभी जो हमारे लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में आके इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ राजनीतिक लोगों ने लड़ाई लड़नी नहीं है, तो इसके अंदर सभी जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हो। आज आप देख रहे एक वकील को उन्होंने किस तरीके से फंसा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक लोगों को ही अंदर डालेंगे। आने वाले समय में जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, अगर इनके खिलाफ बात करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते, तो आने वाले समय में उनके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। उसके लिए सभी विचार, अच्छे विचारों को लोगों को साथ में लेके ये लड़ाई हमको लड़नी है। आखिरी सवाल नरेंद्र भाई, कल बड़े साहब का स्टेटमेंट आया कि वो यूपीए के चेयरमैन बनने में उनकी रुचि नहीं है, ना वो बनना चाहते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में यूपीए बड़े साहब को बतौर राष्ट्रपति कैंडिडेट के पेश करेगी? और अगर ऐसा होता है फॉर एग्जांपल, तो आज जो है बीजेपी जो है ना सिर्फ लोकसभा में मेजॉरिटी है, बल्कि आपको पता होगा कि राज्यसभा में भी उनकी 100 सीट हो गई है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा 2। तो अगर पवार साहब को राष्ट्रपति बनाने का प्लान है यूपीए का, तो बीजेपी से मदद या सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो क्या वो लोग ऐसा करेंगे? नहीं, साहब कभी मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के मदद लेके राष्ट्रपति बनेंगे। साहब ने आज तक कभी ऐसी राजनीति की नहीं। आपको पता रहेगा कि जिस वक्त मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम देने का वक्त आया था, जब भी साहब ने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे राजनीतिक कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। उन्होंने वो काम करने का काम किया। आपको और एक बात पता होगी, 33% महिला का आरक्षण जब साहब ने किया था, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर निंदा की थी, टीका टिप्पणी की थी कि ये सब करके महिला कभी राजनीति में इतने बड़े तौर पे कहाँ से आएंगे, घर में खाना बनाने दो, ऐसी बातें हुई। लेकिन साहब को ये 50 साल के आगे की बात, दूरदृष्टि जो है साहब की है। और साहब निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्या किसी को कैसा राजनीति में आने के बाद हर एक समाज के छोटे से छोटे घटक को साथ में लेने का काम करते हैं। महिला को 32%, 33% आरक्षण के बाद 50% आरक्षण भी आज देने के बाद आज आप पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो 50 के ऊपर का आरक्षण आज महिला आज काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो ये राजनीति करने का साहब का तरीका अलग है, समाजकारण के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। कभी ऐसे फिरका परस्त ताकतों के साथ जाने का काम साहब ने आज तक नहीं किया, ना कभी करेंगे। थैंक यू। खबर एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया नरेंद्र भाई। धन्यवाद।